वक्त गुरु गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर में मेरी मौजूदगी है। रामगढ़ताल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहां पर क्रूज चलाने की तैयारी है। भारी तादाद में लोगों की यहां पर मौजूदगी है। गोरखपुर ये वो क्षेत्र है जहां पर आखिरी चरण में यानी कि 1 जून को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत पूर्वांचल के इलाके में झोंक कर रखी हुई है। 1989 से मठ मंदिर के पास रहा है ये पूरा का पूरा इलाका। 2018 में कुछ महीनों के लिए समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में गोरखपुर जरूर जीती थी, लेकिन 2019 में एक बार फिर से बीजेपी ने यहां पर बाजी मार ली है। लेकिन न सिर्फ गोरखपुर बल्कि आसपास के तमाम ऐसे इलाके हैं जिसको लेकर बीजेपी के बड़े बड़े दावे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, देश भर में तकरीबन 90% जगहों पर चुनाव संपन्न हो चले हैं। और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए 6वें चरण के, उसके बाद नए नए आंकड़े लाकर राजनेताओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। यानी कि नंबर बात चली है, जिसको लेकर एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि 400 के बिल्कुल करीब जा पहुंची है बीजेपी। 360 सीटों पर इस वक्त हमने बड़ी बढ़त एनडीए के साथ अपनी बनाकर रखी हुई है। दूसरी तरफ विरोधी दल इंडिया गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी 200 के भीतर ही सिमट जाएगी। 272 के आंकड़े को हमने पार कर लिया है और धीरे धीरे 350 के आंकड़े पर हम पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयराम रमेश की ओर से यह वादा किया गया है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की पूरी 80 में से 79 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी यहां पर शानदार जीत के साथ ही दावा किया जा रहा है कि 2014 और 2019 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है बीजेपी का। अब सवाल यह है कि किसके दावे में ज्यादा दम दिखता है। चुनावी विश्लेषकों की ओर से भी अपने अपने आंकड़े दिए जा रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर अपना आंकड़ा दे रहे हैं, वो बीजेपी की जीत की बात कर रहे हैं, तो वहीं योगेंद्र यादव जो बीजेपी के धुर विरोधी रहे हैं, उनकी ओर से भी अपना आंकड़ा दे दिया गया है, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की फिर से बनने वाली है सरकार, मोदी लगाएंगे हैट्रिक। यानी कि कुल मिलाकर दावे अपने अपने यहां पर जरूर किए जा रहे हैं। किसके दावे में दम दिखेगा, इसका फैसला तो जनता को आखिरी चरण के लिए करना है, जब 7वें चरण में 1 जून को मतदान हो रहा है। लेकिन उसके ठीक पहले आंकड़ों की जुबानी कैसे राजनीति की नई कहानी कहने की कोशिश की जा रही है। पक्ष विपक्ष के मेहमान जुड़ेंगे, जिनके साथ दंगल में होगी बड़ी चर्चा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आज दिन भर देश की सियासत किस तरह से गर्माती रही, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की गद्दी के दंगल में 6 चरणों के बाद 486 सीटों पर नतीजे लॉक हो चुके हैं। आखिरी चरण की 57 सीटें बची हैं और आखिरी चरण में सभी दल दावों के दम पर ही चुनावी रण लड़ते दिखाई दे रहे हैं। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखें। दक्षिण भारत में भाजपा साफ है, उत्तर भारत में हाफ है। इनकी 150 सीट भी नहीं आएंगी। चुनावी लड़ाई में दावे कितने? आखिरी चरण के मतदान में 4 दिन और नतीजों में 8 दिन बचे हैं, लेकिन एनडीए के नेता 400 पार तो इंडिया के नेता 350 के दावे कर रहे हैं। चुनावी विशेषज्ञों के अपने अपने दावे हैं, तो बाजार का अपना अनुमान है। नेताओं के क्या दावे? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन सब ने बीजेपी और एनडीए के लिए 100 से 230 तक के नंबर दिए हैं। लेकिन अब कांग्रेस दावा कर रही है कि इंडिया गठबंधन पहले ही 272 का आंकड़ा पार कर चुका है और टोटल 350 आ रहा है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि बीजेपी साउथ में साफ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट में हाफ हो गई है। चुनावी विशेषज्ञों के क्या दावे? चुनाव को करीब से देखने समझने का दावा करने वाले राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी अपनी राय को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे ही 2 सेफोलॉजिस्ट प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव ने भी दावे किए हैं। प्रशांत किशोर ने योगेंद्र यादव के आकलन को साझा करते हुए कहा है कि चुनाव विश्लेषक भी बीजेपी को 240 से 260 और एनडीए को 275 से 305 सीटें दे रहे हैं। दरअसल योगेंद्र यादव के दावों के मुताबिक बीजेपी 240 से 260 सीट जीत सकती है और एनडीए इसमें 35 से 45 सीटें और जोड़ सकती है। मतलब एनडीए के 275 से 305 तक जाने का दावा किया जा रहा है, तो कांग्रेस के 85 से 100 और इंडिया गठबंधन को कुल मिलाकर 205 से 235 सीट जीतने के दावे किए जा रहे हैं। 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की
विजय निश्चित है। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। हरियाणा में जैसा माहौल है मैं तो बाकी कहीं नहीं देखा। योगेंद्र यादव के चुनावी दावों को माना जाए तो आंध्र में बीजेपी को 3 सीटों का फायदा हो सकता है, तो तेलंगाना में 4 सीटों का, ओडिशा में 4 सीट, तो पूरे दक्षिण भारत से 13 सीटों का फायदा मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के 400 पार के नारे के उलट कम सीटों से जीत के चुनावी दावे के पीछे दलील दी जा रही है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में 5, राजस्थान और गुजरात में 10, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड मिलाकर 10 सीटें, हरियाणा और दिल्ली मिलाकर 10 सीटें, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर मिलाकर 5 सीटें, यूपी, उत्तराखंड में 10 सीटें और बिहार में 5 सीटों के नुकसान का दावा किया जा रहा है। आखिरी चरण के चुनावी दाव। 1 जून को इंडिया की मीटिंग, बीजेपी गिनाए इंडिया का खतरा। ऐसे ही चुनावी दावों के दम पर अब दोनों गठबंधनों की ओर से आखिरी दांव भी आजमाए जाने लगे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन ने 1 जून को आखिरी चरण के मतदान की शाम को ही आगे की रणनीति के लिए मीटिंग बुला ली है, तो दूसरी ओर बीजेपी अगले 5 साल का रोड मैप बता रही है। अगर ये बारी बारी 5 साल प्रधानमंत्री बन गए ना, तो वो 5 साल में क्या काम करेंगे मैं बता देता हूं। पहले साल में धारा 370 को वापिस लाएंगे, दूसरे साल में ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे, तीसरे साल में पीएफआई पर से बैन उठा लेंगे, चौथे वर्ष में आतंकवादियों से बातचीत करेंगे और 5वें साल में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। बाबरी ताला। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है, और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। चुनावी दंगल के अखाड़े में इन दावों के पीछे कितना दम है, इसका खुलासा 4 जून को हो जाएगा। तब तक आखिरी चरण के चुनाव से पहले दोनों ही दल खुद को दिल्ली का दावेदार करार दे रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि देश की जनता ने 90% से अधिक सीटों का फैसला सुना दिया है। आखिरी चरण में उसी फैसले की पूर्णाहुति होने वाली है। आज तक ब्यूरो। कुल मिलाकर एनडीए और इंडिया की ओर से जो दावा किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों ने आंकड़ों के जरिए ही सही लेकिन अपनी सरकार बना ली है, लेकिन फाइनल फैसला तो अभी जनता को करना है। 1 जून को 57 सीटों पर जब मतदान होंगे, खासतौर से पूर्वांचल के इलाके पर सभी की नजर टिकी हुई है कि यहाँ पर स्थिति क्या रहती है। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवाते हुए दंगल की शुरुआत हम करेंगे। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलूक नागर जी, सांसद आरएलडी के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, राजनीतिक विश्लेषक के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है दक्षिण में भाजपा साफ, उत्तर भारत में हाफ और बाकी जगहों को लेकर भी यही स्थिति है, 200 के अंदर अंदर सिमट जाएगी। विरोधी दलों की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जनता ने बीजेपी के लिए ये मैंडेट दिया है। इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, गौरव भाटिया जी? चित्रा जी, देखिए, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्टता से कह दूं, इस पूरे चुनाव में हमने देखा सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। 370 पार करेंगे भाजपा, एनडीए करेगी 400 पार, और उत्तर प्रदेश में आएगी 80 में 80। और फर्क क्या है मैं आपको बता दूं, ये घमंडिया गुट जो है, इनसे किसी से भी पूछिए इनकी सीटें कितनी हैं, ये नहीं बताते हैं। ये जनता को व्यस्त रखे हैं किन बातों पे? देखिए, राहुल गांधी की बात करते हैं, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश के लड़के नशेड़ी, वो निमंत्रण आता है प्राण प्रतिष्ठा का अयोध्या का, वो नहीं जाते हैं। वो कहते हैं पत्रकार चित्रा जी जैसी की जात पहले बताओ, उसके बाद बात करेंगे। और हमने देखा समाजवादी पार्टी तो कह रही है वोट जिहाद कर डालो। आपको लगता है जब समाजवादी पार्टी की नेत्री ने कहा वोट जिहाद करो, तो उसका कोई असर जो बहुसंख्यक हैं, जिनके लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है, उन पे असर नहीं हुआ होगा। बिल्कुल उनकी भावनाएं आहत हुई, और लोकतंत्र में वोट की चोट जो है
वो सबसे बड़ी चोट होती है जो इनको मिलेगी। सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये टूटी साइकिल वाले हैं। ये भगवान राम का जो मंदिर बना है, जहां करोड़ों जो नागरिक हैं उनकी आस्था है, उसका नक्शा खराब है, ये बता रहे थे। और मैंने आपकी रिपोर्ट सुनी, आपने योगेंद्र यादव का नाम लिया। ये वही योगेंद्र यादव है सलीम वाले ना, जो अपने आप को सलीम बता रहे थे। ये योगेंद्र यादव के बारे में जनता को पता है। ये योगेंद्र यादव चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी। किसान आंदोलन में मिट्टी के तेल का कार्य कर रहे थे। 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था। इन्होंने कहा था भाजपा बुरी तरह हारेगी, और इतिहास रच दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज भी अगर आप इनके आंकड़े भी देखिए तो हम तो कह रहे हैं हम 400 पार जाएंगे, लेकिन ये भी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एनडीए की 305 है, लेकिन बिचारी कांग्रेस 85। मतलब योगेंद्र यादव उर्फ सलीम, जो कि राहुल गांधी की भारत तोड़ो यात्रा में साथ चल रहे थे चित्रा जी, वो भी अगर पॉजिटिव एक आंकड़ा देते हैं, अच्छा आंकड़ा अनुमान, तो भी 85 कांग्रेस को देते, 85 से 100। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। और मैं समझता हूं जनता जवाब दे चुकी है। हम मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है उसे पार कर चुके हैं और 370 प्लस भाजपा लाएगी। घनश्याम तिवारी जी, अब आपके पास आते हुए, बीजेपी की ओर से 360 का आंकड़ा दिया गया है गृह मंत्री की ओर से कि अब तक 6 चरणों में हमने 360 का आंकड़ा पार कर लिया है और 400 के बिल्कुल नजदीक एनडीए की पार्टियां जा रही हैं। आप लोगों की ओर से उत्तर प्रदेश को ही लेकर अगर समाजवादी पार्टी की ओर से 79 सीट जीतने का दावा इंडिया गठबंधन की ओर से किया जाएगा तो कौन बिलीव करेगा? और अब मैं चाहूंगी कि आप भी अपना आंकड़ा दे दें। आप लोग बीजेपी का तो बार बार बता रहे हैं कि वो 200 के भीतर सिमट रही है, ये वो। इंडिया गठबंधन कहां तक पहुंचा है 6 चरणों में? घनश्याम तिवारी जी, और नमस्कार कौन सा चित्रा जी, मुद्दा रहा जिसके आधार पर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे? नमस्कार चित्रा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को सभी को मेरी शुभकामनाएं। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मंदिर मस्जिद से शुरू हुआ था, वहां से मंगलसूत्र पर पहुंचा, वहां से मछली मटन तक पहुंचा, और पहुंचते पहुंचते प्रधानमंत्री जी ने इसे मुजरा तक लेकर के चले गए। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना गिर सकता हो, उस देश में वो प्रधानमंत्री दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि वो जो गिरावट है वो जनता की नजर में गिरावट है, और जो जनता की नजरों में गिरेगा उसका वोट भी गिरेगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार कहता रहा कि हमारे देश में युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाली सरकार को जाना होगा, देश में हर युवा को पहली नौकरी पक्की होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन हमेशा कहता रहा कि जिस सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह, बिल्किस बानो के बलात्कारियों के साथ, IIT BHU के बलात्कारियों के साथ, प्रज्वल रेवन्ना के साथ हाथ से हाथ मिलाया और उनको कंधा दिया, उस सरकार को जनता कंधा देगी, उस सरकार को जाना चाहिए। बेटियों के मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। हम हमेशा कहते रहे कि जो सरकार किसानों पर गोली चलाती रही, उस सरकार को जाना चाहिए। ये किसानों के हक की लड़ाई को वोट से लड़ा जाएगा। तो इसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री की साख गिरी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें गिरी, और आज इतना ये लोग लुढ़क चुके हैं कि इन्हें 400 पार कहते हुए भी डर रहे हैं। क्या आपने प्रधानमंत्री जी को या अमित शाह जी को या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को 400 पार कहते सुना है? जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, आप राज्य दर राज्य देख लीजिए। दिल्ली में इनका सुपड़ा साफ है, उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ है, बिहार में इनका सुपड़ा साफ है, पश्चिम बंगाल में इनका सुपड़ा साफ है, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इनका सुपड़ा साफ है, राजस्थान में सुपड़ा साफ है। तो कुल मिलाकर के जिस क्षेत्र को ये लोग अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते थे, लगता था कि लगातार जहां के लोगों को बेवकूफ बना करके ये लोग नफरती आग जला करके वोट की रोटियां सेकेंगे, उस जगह के गरीब आदमी ने इनको उखाड़ कर फेंक दिया है। जो कहते हैं, तिनका कबहु न निंदिए जो पावंतर होए, कबहु उड़िन आखिल पड़े पीर घनेरी होए। जिस देश के आम आदमी को, गरीब आदमी को भारतीय जनता पार्टी अपने पैर की जूती के तले रौंद रही थी, 13 सैकड़ों हजार करोड़ योगदान लेकर के, चंदालो धंदालो मॉडल के माध्यम से 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ करके 13,000 करोड़ उन्होंने चंदा बटोरा। उस आम आदमी ने आज भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम कर दिया है और ये सरकार जाने वाली है। ठीक है गौरव भाटिया जी, पहले आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। वो उत्तर प्रदेश, बिहार समेत तमाम राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं हर जगह भाजपा साफ हो रही है। देखिए, ऐसा है, ऐसा ही कुछ इन्होंने
2014 में कहा था। 2014 में इनकी सीटें आई 5, एनडीए और भाजपा की आई 73। 2019 में फिर से इनकी सीटें आई 5। ये तब था जब बुआ और बबुआ एक हो गए थे। हमारी सीटें आई 64। 2017 में इनका हश्र ऐसा हुआ, ये 47 सीटों पे सिमट गए। भाजपा की अकेले आई 312। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये 2022 में अखिलेश यादव डंके की चोट पे कह रहे थे, टूटी फूटी साइकिल पंचर टायर के साथ चलते हुए, कि हम 300 पार करेंगे। और इनकी सीटें आई थी 111 और भाजपा की अकेले आई थी 255। इसलिए ये मुंगेरी लाल हैं, इनका कुछ हो नहीं सकता है। मैं केवल इतना कहूंगा, ये गिरने की बात कर रहे थे। जनता की आंखों के ऊपर देखने के लिए कौन गिरा है? गिरी है समाजवादी पार्टी। और आपके लिए अर्ज किया है, नरेंद्र मोदी जी को गाली देना आपका चरित्र है। वो कहे हैं ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे। और कैसे गिरे? बुंदेलखंड में जब इनकी सरकार थी तो ये घास की रोटी खिलाते थे। जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो 200 रुपए की टोटी चुरा ली। महिला पत्रकार को कहते हैं, वो सवाल पूछती है बलात्कार में, तो ये कहते हैं कि तुम तो ठीक हो। आजम खान इनके बड़े नेता हैं, वो जयप्रदा के अंडरवेयर का रंग बता रहे थे। राम गोपाल यादव का मैंने बताया, वो नक्शा कह रहे खराब है अयोध्या के राम मंदिर का। एक मुद्दा है, अरे इनके टाइम में बेरोजगारी थी, इन्होंने 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां नहीं दी, हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी, तभी जनता ने दोबारा हमें चुना। अब चित्रा जी आप ये बताइए, क्या इन्होंने अपनी सीटें बताई जब आपने पूछा? नहीं बताई। उसकी वजह क्या है? अंदर से ये भी जान गए हैं मैनपुरी हारेंगे, कन्नौज हारेंगे, आजमगढ़ हारेंगे, सारी की सारी 80 की 80 सीटें हार रहे हैं, तो बेचारे अपनी सीटें बताए कैसे आपको? ठीक है, ठीक है, ठीक है। घनश्याम जी मैं आपके पास आऊंगी, बाकी लोगों की भी एक एक टिप्पणी जल्दी से ले लेती हूँ। आशुतोष जी पहले आपके पास आते हुए फिर मलूक नगर आपके पास आऊंगी। आशुतोष जी, अभी जो आंकड़ों के दावे पार्टियों की ओर से अपने अपने तरीके से किए जा रहे हैं, किसका कॉन्फिडेंस यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है? और साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर भी दावे हैं, 80 में से 79 सीटें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। क्या वास्तव में इस तरह की कोई परिस्थिति है या कोई ऐसा मुद्दा है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति होने जा रही है जैसा कि दावा किया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से? और उधर गृहमंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि 360 पार हो चुका है एनडीए 6 चरणों के चुनाव के बाद। माफ करेगा चित्रा जी, 4 जून की आशुतोष जी अपने आप को अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, बोलिए। 4 जून की सुबह तक इस तरीके के दावे किए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, बड़बोले दावे किए जाएंगे। इसलिए मुझे इन दावों में कोई बहुत ज्यादा दम दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तो 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं और तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। तस्वीर यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए ना तो 2014 का माहौल है और ना ही 2019 का माहौल है, और एक तरीके की उदासीनता पूरे चुनाव के दौरान दिखाई पड़ी है। इस चुनाव को जितने बड़े स्तर पर पोलराइज करने की कोशिश की गई है, वो पोलराइजेशन ग्राउंड में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। कई सर्वेज ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि जो ये बार बार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही, जनता इससे ऊब चुकी है। कहीं ना कहीं 3 बड़े मुद्दे हैं, और जो मैं पिछले 6-7 महीनों से लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दुनिया की कोई भी सरकार हो, कितनी भी अच्छी सरकार हो, कितनी भी खराब सरकार हो, 10 साल अगर आप सत्ता में रहेंगे तो आपके खिलाफ एक तरीके की नाराजगी भी होगी और एंटी इनकम्बेंसी होगी। आज आप देखिए, महंगाई का प्रश्न सबके सामने खड़ा हुआ है, बेरोजगारी का सवाल खड़ा हुआ, भ्रष्टाचार, ये 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। और इन्हीं 3 मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़खड़ाती हुई दिखाई पड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, हार रही है, मैं उस लड़ाई में नहीं पड़ता। साफ तौर पे यह है कि इन मुद्दों की वजह से लड़खड़ाई हुई दिखाई पड़ रही है, और कहीं ना कहीं जो एक नेशनल नैरेटिव बनाने की जो खासियत नरेंद्र मोदी जी में थी, वो इस चुनाव में बार बार बिगड़ती हुई दिखाई पड़ी है। आप अयोध्या से शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर आप कर्पूरी ठाकुर तक पहुंचते हैं, फिर चरण सिंह तक पहुंचते हैं, जो आपका वोट बेस नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जो जाति आधारित राजनीति को साधने की कोशिश की गई है, वो कहीं ना कहीं बैकफायर किया है। 400 का नारा जब आपने शुरू में दिया, तो जो
वो बुमरांग किया है। वो संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ का एक नारा विपक्ष ने चलाया, लेकिन क्या मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि आज केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? मैं बिल्कुल ये कहने की स्थिति में जी, उसी तरीके से जैसे मैं ये भी नहीं कह सकता कि क्या बीजेपी की सरकार केंद्र बनने की स्थिति में है। मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार एनडीए के साथ अपना बहुमत हासिल करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। दिक्कतें उनके सामने हैं और इस बार पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही डिफेंसिव देखा है, रक्षात्मक देखा है। उनके जो पुराने तेवर थे वो गायब थे और यही हाल उनकी पार्टी का। 71 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुके हैं अलग अलग मंचों पर, लेकिन आप कह रहे हैं कि पुराने तेवर उनके गायब हो चुके हैं। लेकिन जल्दी से 2 लाइन में आशुतोष जी, आपने कहा कि बीजेपी को संघर्ष करना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। ये बात इंडिया गठबंधन के लिए आपने क्यों नहीं कही कि इंडिया गठबंधन क्या सरकार बनाने की स्थिति में आपको मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है कांग्रेस के नेतृत्व में, या दिखाई नहीं दे रही है? जल्दी से 2 लाइन में, उसके बाद मैं लोकसभा आ रही हूँ मैं आपके पास। देखिए, खबर मैं तो पत्रकार हूं, तो मैं खबर के हिसाब से देखता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी जनवरी के महीने में ऐसा लग रहा था एक तरफा चुनाव, और मैं ही नहीं बहुत सारे लोग कह रहे थे एक तरफा चुनाव। जिस तरीके से राम मंदिर के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस वक्त जो माहौल था, आज वो माहौल पूरी तरीके से गायब है। हाँ। तो सवाल लोगों के मन में सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे, बीजेपी की सरकार बन रही है या नहीं बन। मैं उसी संदर्भ में जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि मैं तो न्यूज़मैन हूं, तो मैं न्यूज के हिसाब से देखूंगा। कल अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो मैं जरूर कहूंगा कांग्रेस की सरकार बन रही है नहीं बन रही। 2014 के पहले ये प्रश्न था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है नहीं बन रही है। एक सवाल आशुतोष जी से मैं पूछ लेता हूं, फिर उत्तर दूंगा इनकी। हाँ पूछिए, फिर मैं लोकसभा आ रही हूँ आशुतोष जी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं, बताइए, पूछिए। आशुतोष जी केवल हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। आप कहते हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है या नहीं बन रही है, आप बताइए, हाँ या ना, बस फिर मैं उत्तर भी दूंगा आपकी बात। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ बहुमत का आंकड़ा पाने में स्ट्रगल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर सरकार बनाते हुए नहीं दिखाई पड़ रही है। सरकार नहीं बन रही, ठीक है, धन्यवाद। अब मैं उत्तर देता हूं, चलिए आप सुनिए। देखिए, यही आशुतोष जी थे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान पे इनकी टिप्पणी थी। छत्तीसगढ़ तो भाजपा हार ही रही है, मध्य प्रदेश भी हार रही है, राजस्थान में टक्कर है। और जब परिणाम आए चित्रा जी, तो इनको पता नहीं चला कि कहां जाएं, कहां छुपे, क्योंकि इनकी सारी भविष्यवाणी गलत हो गई थी। वैसे ही आज जो इन्होंने कहा, मेरे इस सवाल पूछने की वजह यही थी कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो आशुतोष जी कहीं दिखाई नहीं देंगे। आशुतोष जी आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और आपने तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति की बात करी। नहीं वो आप एक पत्रकार कहलाते हैं, आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये वोट जिहाद, जब वोट जिहाद बोला और अखिलेश यादव से पूछा तो उन्होंने कहा, ये मैंने थोड़ा सुना तो है, जोश में बोल दिया होगा मेरी नेत्री ने, ये सांप्रदायिक है या नहीं। ये दूसरा, आरक्षण धर्म के आधार पर देना, आप कहते हैं आपको संविधान की थोड़ी बहुत समझ है, तो ये कितना उचित है? अगर कोई गलत कर रहा है, उस गलत को उजागर करना सांप्रदायिक है, हाँ। लेकिन सांप्रदायिक राजनीति करना ठीक है। ये कैसा तर्क है? गौरव जी, मैं आपको जवाब दे दूं? मैं बाकी लोगों से इसका जवाब लूंगी। मलूक नागर जी बहुत देर तक मैं आ रही हूँ आशुतोष जी। मलूक नागर जी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं, वो सांसद हैं। एक बार उनकी प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ। और आज मलूक नागर साहब, सबसे ज्यादा तीखा सवाल आपसे ही रहने वाला है। पिछली बार 2019 में समाजवादी पार्टी बीएसपी के गठबंधन पर सवार होकर बीएसपी ने 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली, फिर बाद में आप आरएलडी का हिस्सा हो गए। लेकिन मेरा ये सवाल है मलूक नागर जी, मौजूदा स्थिति में क्या है एनडीए की स्थिति? अखिलेश यादव बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि इस बार सबसे बुरे पराजय का सामना करने जा रही है बीजेपी, तो उनके आत्मविश्वास को देखकर आप लोगों को डर लग रहा है? चित्रा जी एक तो संशोधन कर दें, क्योंकि आपकी बात में मैं एसपी, बीएसपी, आरएलडी तीनों का मिलकर के उम्मीदवार था और तीनों का बनाया हुआ एमपी था, रवि आरएलडी में हूं। एक तो ये क्लियर है। दूसरा, हमारे जो साथी हैं आशुतोष जी, वो बहुत बढ़िया बोलते हैं, पिछड़ों पे, दलितों पे, देश के लिए अच्छा लगता है। पर
पर पता नहीं क्या हुआ आजकल, इनकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं बायस्ड है और कहीं ना कहीं सोच में कुछ फर्क पड़ रहा है। ये कहते हैं मैं पत्रकार हूं, ये इनको पूरा देश जानता है। ये पत्रकार पहले थे, बीच में नेता भी बने और इफेक्टिव नेता रहे और आप पार्टी के फाउंडर रहे हैं और ये बिल्कुल कंपटीटर रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के। और इनको अगर उस समय मिनिस्टर बनाया जाता तो शायद बनते नहीं, बोले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाओ तो बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पता नहीं क्यों सोच रहे हैं, क्यों ऐसा कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। दूसरा जो कह रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, देखिए जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है, इसकी सबसे बड़ी पार्टी जो इकट्ठी कांग्रेस है, उसके जो नेता राहुल गांधी, जो सभा में जाते हैं शायद किसी से पूछते हैं क्या शब्द ले लें, कोई कहते खटाखट, पटापट, लपालप, जो कोई कहते हैं वही बोल देते हैं। अब उन्होंने बोला खटाखट, हम देश की गरीबी दूर कर देंगे, यूं बैंक में पैसे जाएंगे, खटाखट खटाखट। मैं कहना चाहता हूं कि 55-60 साल कांग्रेस की सरकार रही और उन्होंने जब 55-60 साल में गरीबी दूर नहीं करी, तो खटाखट का मतलब होता है चारे काटने वाली, जो खट, फिर एक गंडासा जाता आगे, फिर खट, फिर खट, खटा खट, खटा खट, खटा खट, वहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। इन लोगों को पता ही नहीं है। अब जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन का जितने भी अलायंस पार्टियां हैं, वो सब कोई खटाखट, कोई पटापट, कोई लटालट, कोई झटाझट बोले जा रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं है क्या बोल रहे हैं। तो जो चाहिए हम लोगों को वो थाली में परोस के दे रहे हैं कि हम खटाखट देश की गरीबी दूर कर देंगे, तो कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरा, जहां तक बात इन्होंने आशुतोष जी ने कही कि चरण सिंह जी की बात चलती है, ये वहां फेल रहे। अरे चरण सिंह जी देश के किसानों के मसीहा थे, देवता थे। 80% लोग देश के किसान हैं और जाट जाति जिससे थे पिछड़ों में, वो 56-60% देश में जाति है और वो पूरी तरह एनडीए को वोट पिछले कई चुनावों से दे के आए हैं। और उनको कांग्रेस ने 40-60 में प्रधानमंत्री से उतार दिया, उनको भारत रत्न नहीं दिया। कितनी बार हमने संसद में भारत रत्न की मांग की, अब मांग पूरी हो गई है। किसानों को लग रहा है कि भाई भारत रत्न दे दिया, चौधरी चरण सिंह का इज्जत दी, पिछड़ों को इज्जत दी, खत्म कर रहा हूं, और 80% किसानों को इज्जत दी, और वो सारे लोग इकट्ठे होकर एनडीए के पास जा रहे हैं। तो आशुतोष जी से मैं कहना चाह रहा हूं, इस तरीके से ना बोले, थोड़ा सा सोच के बोले। और नेता जो कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं इनके सोच के अंदर, वो निष्पक्ष होकर बात करेंगे। तो पूरा देश कह रहा है किसकी सरकार, किसकी सरकार, कि मोदी की सरकार। अब की बार कितने, कि 400 के पार, 400 के पार। यार क्यों कर रहे हो ऐसे, जो आपकी तो छवि बढ़नी चाहिए आशुतोष जी। चित्रा जी, मुझे तो जवाब देना इतने खुश हो रहे हैं आपकी बातों पर, तो मैं पहले उन्हीं की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। आप बोलिए बोलिए। अब वो तो आपको डिप्टी सीएम तक बनाने की बात यहाँ पर कह डाले भाई। थोड़ा सा प्यार से कुछ बदल देना चाहते हैं। मलुक जी का स्नेह प्यार तो बराबर मिल रहा है। अब पता नहीं इनके पास कहां से जानकारी थी कि मुझे डिप्टी सीएम बना रहे थे या नहीं बना रहे थे, लेकिन एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है और वो उस पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि जब भी आप मार्केटिंग का, अच्छी मार्केटिंग उसे कहते हैं जब आपके जुमलों पर दूसरे लोग रिएक्ट करना शुरू कर दें। और मैं बार बार इसी बात को फोकस कर रहा हूं। अभी तक क्या होता था कि नरेंद्र मोदी जी जुमले सेट करते थे या मुद्दे सेट करते थे, लोग उस पर रिएक्ट करते थे। ये अलहदा ऐसा चुनाव है जहां की इंडिया गठबंधन सेट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, उनके सहयोगी लोग उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। जिस दिन खटाखट वाली बात हुई, उस दिन भी मैंने आपसे कहा था, आपको याद होगा अच्छी तरीके से, कि राहुल गांधी ने खटाखट कहा और जनता दल यूनाइटेड तक सटासट फटाफट न जाने कहां चला गया। यानी जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसका रेजोनेंस समाज के अंदर हो रहा है और ये बात विपक्ष उसको रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो रहा है। जब ऐसा होता है तब स्पष्टता ये होती है कि आप कहीं ना कहीं कमजोरी पर है। अन्यथा चित्रा जी, मुझे आधी मिनट जरूर बुलवाना प्लीज इनके बाद। हाँ, मैं चरण सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं। वो बहुत बड़े देश के नेता थे, जाट बड़े नेता थे, किसानों के बहुत बड़े नेता थे। मेरा कहने का मतलब यह था कि जो चरण सिंह की पॉलिटिक्स थी वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स कभी भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी। जब आप कर्पूरी ठाकुर की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, जब आप चरण सिंह की पॉलिटिक्स करने लगते हैं, तब फिर जेडीयू को उससे फायदा होता है, आरजेडी को फायदा होता है, समाजवादी पार्टी को फायदा होता है, आरएलडी को फायदा होता है, उससे बीजेपी को फायदा नहीं होता। यह उसी तरीके से है जैसे कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। कांग्रेस अगर हिंदुत्व की राजनीति करने लगेगी तो उसको फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को असली चीज चाहिए, वो कार्बन कॉपी नहीं चाहते हैं।
जब बीजेपी कर्पूरी ठाकुर की बात करेगी या चरण सिंह की बात करेगी, तो फिर वो लोग जो असली कर्पूरी ठाकुर की बात करने वाले लोग हैं, जो पिछले 40 साल से कर रहे हैं, जो चरण सिंह की बात पिछले 50 साल से कर रहे हैं, लोग उनके साथ जाएंगे। तो ये अपने पैर में कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारने का काम इन्होंने किया है, और ये बात उनको माननी चाहिए। चित्रा जी आधी मिनट बोलवाना मुझे प्लीज। मलूक साहब आप जल्दी से जवाब दीजिए। घनश्याम जी चित्रा जी आधी मिनट आपके पास आधी मिनट बोल लीजिए। हाँ बिल्कुल। देखिए एक तो जो ये कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी और आरएलडी को फायदा, 80% किसान है, सब किसान मानते थे उन्हें, और 56-60% अगर ये पिछड़ी जाति का नाम लेते हैं वो भी मानते हैं। तो ऐसा क्या है कि जो फायदा उनको नहीं मिलेगा? दूसरा, जो कह रहे हैं कि बीजेपी की विचारधारा एक अलग थी। आप अगर नेहरू जी इस देश के बहुत बड़े नेता रहे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमेशा पार्लियामेंट में नेहरू जी और बाबा अंबेडकर साहब में तलखी दिखती थी, नेहरू जी और चौधरी चरण सिंह जी में हमेशा तलखी दिखती थी। तो उनका फायदा ये क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, जो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, उसके जो कोई बात होती है तो उसको एनडीए चर्चा में लेके आता। चित्रा जी, दो चीजें शब्द हैं सोशल मीडिया पे, एक वायरल और एक ट्रोल। तो वायरल कोई चीज हो रही है वो अलग है, और ट्रोल कोई चीज हो रही है जिसका मजाक बन रहा है, जो 5 सेकंड में गंडासा आता है कुट्टी काटने का, खटाखट 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 गोल घूमता है। अब उसमें 5 सेकंड में राहुल गांधी जी गरीब दूर कर देंगे। एक तरफ राहुल गांधी जी कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाता था नेहरू जी के सामने, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाता था इंदिरा जी के सामने, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाता था मनमोहन सिंह के सामने। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार की जमानत याचिका कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। बड़ी खबर यह है, आपको बताते चले, कोर्ट में स्वाति मालीवाल की ओर से भी तमाम अपनी बातें रखी गई। आपके राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से दिल्ली सीएम आवास में कथित मारपीट के आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका दिल्ली की अदालत ने खारिज कर दी है। आपको बताते चले, इस दौरान स्वाति मालीवाल की ओर से जबरदस्त तरीके से विभव कुमार की जमानत का विरोध किया गया था। मालीवाल ने कहा था कि अगर विभव कुमार को जमानत मिलती है तो फिर मुझे और मेरे परिवार को खतरा है। मालीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि जैसे एफआईआर दर्ज की गई उसके बाद आपके मंत्रियों ने एक दिन में 3-3, 4-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी का एजेंट उनको करार दिया, और विभव कुमार को लेकर मुख्यमंत्री लखनऊ और मुंबई गए, इस तरह की भी बातें कही गई। फिलहाल विभव कुमार की जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है, यानी कि विभव कुमार की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अदालत से उनको कोई राहत नहीं मिली है। इस पूरे मामले में जैसे और प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, और अब मैं डिबेट को नए सिरे से आगे बढ़ाऊंगी। घनश्याम तिवारी जी, आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एक बार क्या कुछ कहा गया? देखिए, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। मिर्जापुर में नरेंद्र मोदी ने किस तरह के दावे किए हैं आंकड़ों को लेकर, और दूसरी तरफ से राहुल गांधी अपने क्या दावे कर रहे हैं, दोनों को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। ये अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। अपन मान लीजिए कोई कंपनी डूब रही है तो उस कंपनी का शेयर कोई खरीदेगा क्या? आप बताइए ना, खरीदेगा क्या? 10 रुपये का शेयर भी खरीदेगा क्या? जो डूबता है उसमें कोई पैसा डालेगा क्या? जो डूब रहे हैं उसको कोई वोट देगा क्या? देगा क्या? पता ही है कि इनका डूबना तय है, तो कौन वोट डालने की गलती करेगा भाई? सामान्य मानवी वोट उसी को डालेगा जिसकी सरकार बनना तय है। घनश्याम तिवारी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन बातों पर उनका ये कहना है कि इंडिया गठबंधन डूब रही है, तो सामान्य मानवीय क्यों वोट डालने के लिए जाएगा जिनका डूबना तय माना जा रहा है? उनकी इन बातों पर प्रतिक्रिया आपकी। चित्रा जी, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता जो आ रही है वो क्या कह रही है? हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि वो मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो अमित शाह मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की नानी भी कुछ नहीं कर सकती?
क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि प्रधानमंत्री जो कि मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डिफेंड कर रहे हैं? क्या देश की राजनीति जहां पर गरीबों के हक की लड़ाई चल रही है, जहां पर संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है, जहां पर युवाओं को रोजगार दिलाने की लड़ाई चल रही है, जहां किसानों को एमएसपी दिलाने की लड़ाई चल रही है, जहां पर बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई चल रही है, वो राजनीति प्रधानमंत्री को मुजरा दिखाई देती है? या तो प्रधानमंत्री पगला गए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, या फिर वो डर के सदमे में है। हम सब मानते हैं कि प्रधानमंत्री पगलाए हुए नहीं है, वो डर के सदमे में है, इसीलिए वो मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। गोबर वरना मुंह पे लगाएगी जनता। ये बात इनके मुंह पे जनता भैंस का गोबर लगाएगी। गोबर जनता पार्टी हार मान चुकी है, बकवास कर रहे हैं चित्रा जी, और सुनना पड़ेगा जो है सिंहासन, जनता इनके मुंह पे गोबर लगाएगी। अमीरों के चरणों में रखने वाली सरकार को हटाने वाली है। ये घटिया चंदा मॉडल, जनता इनके मुंह के अंदर गोबर भरेगी, देखिएगा। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि 80,000 बात करने, चलिए चित्रा जी मैं उत्तर दे देता हूँ। चंदा जमा किया है, ये मीडिया की रिपोर्ट बताती है। अपने आलिशान दफ्तरों के लिए, अपने आलिशान प्रचार, मेरी आपत्ति एक तो नोट करिए, पार्टी जो लगातार ऐसा बकवास चलेगी नहीं यहाँ पे। बात पूरी हो जाए। किसानों के रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए, एमएसपी समाप्त करने के लिए किसानों के ऊपर, अभी मलुक नागर जी बोल रहे थे। मलुक नागर जी ये बताइए, इन्होंने किसानों के ऊपर बंदूक से गोलियां दागी। चित्रा जी हो गया, इनकी बकवास हो गई। अब क्या चाहते हैं? किसान स्टेट को वोट दे कि किसानों के पास जैसे आपके पास उनके बात हाँ ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी वो बार बार मुजरा शब्द को लेकर जो बातें कही गई हैं उसको लेकर वो अपनी बात जाहिर कर रहे थे। आप प्रतिक्रिया दीजिए मलुक जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। जी। सबसे पहले तो बता दूं, पगलाया वो व्यक्ति है जो देखिए दोष सिद्ध रेपिस्ट को मंत्री बनाता है। पगलाया वो व्यक्ति है जिसको प्रतिष्ठित मैगजीन कहती है उत्तर प्रदेश का सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन? आधा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। पगलाया वो है जो एक नेत्री के अंडरवेयर का रंग बताता है। पगलाया वो है जो कहता है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है रेप में। और पागल वो है जो भारत माता को डायन बताता है। तो इन पागल खोरों से कहिए अपनी भाषा पे लगाम दे, मर्यादा में रह के चर्चा करें। और मैं इनसे कहूंगा जनता क्या कहती है? जनता ये कहती है, ये बताओ जब से पार्टी बनी तुम्हारी पंचर साइकिल ने कभी कोई यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? जनता ये कहती है 4.5 करोड़ मुसलमान है उत्तर प्रदेश में, मौलाना अखिलेश अपने आप को बुलाते हैं, उन्होंने 4 टिकट दिए मुसलमानों को। और यादव परिवार 50 का होगा, 50 सदस्यों का यादव परिवार, और 5 यादव परिवार के सदस्यों को टिकट दिया। ये तुम्हारा इंसाफ है मुसलमानों के साथ? ऐसा कोई सगा नहीं जिससे सपा ने ठगा नहीं। और दूसरी तरफ मैं बताता हूं, राहुल गांधी अभी कुछ वक्तव्य दे रहे थे, खटाखट प्रियंका वाड्रा भी कह रही हैं। अब भारत ये जो पिंपल और डिंपल की राजनीति है ना, कि भैया डिंपल पड़ा राहुल गांधी के गाल पर, पिंपल आया नेत्री के, इस सब से आगे बढ़ गई है। आप ये बताइए अग्निवीर पे बात करने वाले राहुल गांधी कौन है? यूपीए की सरकार में जवान बुलेट प्रूफ जैकेट मांगता था, ये वीवीआईपी चॉपर लाते थे। सेना पिट गई बोल रहे थे, भारतीय सेना पिट गई चीनी सेना से। अरे पिट तो राहुल गांधी गए हैं। ये वो रॉकेट हैं जो लॉन्च नहीं होते हैं, ये वो मोहरा है शतरंज का जो डिब्बे में बंद रहता है क्योंकि पिटा हुआ है। और आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताया था इन्होंने। मैं एक बात कह के अपनी बात को अंत करूंगा। देखिए नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति है जो पत्थर पे लकीर खींच देते हैं। क्या किया उन्होंने? अनुच्छेद 370 संशोधित किया, भव्य राम मंदिर, जीएसटी लागू किया, 220 करोड़ वैक्सीन लगाए, 80 करोड़ भारतीयों को 3 साल मुफ्त राशन दिया, नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, पीएफआई को बैन कर दिया। ये दिखाता है संकल्प शक्ति। अगर हमने चाह लिया तो हम करके दिखाएंगे। और कोई नमूना आ जाए, यहाँ अब शब्द कर रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट है। इनको करारा थप्पड़ जनता मारेगी 4 जून को, याद रखिएगा। ये भाग जाएंगे, ये दिखाई नहीं देंगे। देखिए चित्रा जी, मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं कि देश का बहुत प्रतिष्ठित और पूरे वर्ल्ड का बहुत प्रतिष्ठित चैनल है आज तक, और आज तक पे ऐसी बहस और ऐसी भाषा
देश के प्रधानमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हो उनके लिए नहीं होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में लोग देखते हैं और हमारी छवि विदेशों में बनती है और हमारी छवि के वजह से विदेशों का फंड हमारे देश में निवेश होता है, जिससे हमारे देश छवि तो उन नेताओं की बनती है ना मलूक नागर साहब, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। टीवी डिबेट में ही सही, जनता के ऊपर ये फैसला हम छोड़ देते हैं कि किसने किसके लिए किस तरह की अभद्रता का इस्तेमाल किया है, और पब्लिक सब देख रही है, वो सब जानती है और उसी के आधार पर फैसले लेती है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो 7वां दौर है, ये अपने आप में बेहद दिलचस्प तो चला है। गोरखपुर में मेरी मौजूदगी है। यहाँ का चुनाव भी क्या वास्तव में कठिन परिस्थितियां पैदा करने वाला रहेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए वन साइडेड रहेगा, जैसा कि 2018 को अगर हम छोड़ दें तो बीते 30 सालों में इसी तरह की परिस्थिति यहाँ पर बनती हुई हमने देखी है। कुल मिलाकर रोचक हो चुका है मुकाबला। आंकड़ों को लेकर अपने अपने दावे हैं, किसके दावे में कितना दम दिखता है इसका फैसला तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन 1 जून को 7वें चरण के मतदान के बाद सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देखेंगे आज तक पर, यानी कि फाइनल के पहले फाइनल वाला डेटा बताएगा आज तक। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।